आप सभी को नमस्कार। अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपका उत्तर लेखन कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। अब आपको निरंतर उत्तर लेखन से संबंधित कार्यक्रम मिलते रहेंगे। तो पूर्व में आपको एक प्रश्न दिया गया था, कल की तिथि में एक प्रश्न दिया गया था। प्रश्न हमारा था, भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का शक्तिशाली राष्ट्र है, चर्चा कीजिए। अब आपको यहाँ पे बताना था कि भारत किस प्रकार से दक्षिण एशिया में भौगोलिक दृष्टि से एक शक्तिशाली राष्ट्र है, इस पर आपको चर्चा करनी थी। तो बहुत सारे छात्रों ने आप में से उत्तर शेयर किए हैं। जो ऑफलाइन से जुड़े हुए छात्र थे उन्होंने संस्थान में आकर अपने उत्तर जमा किए। तो आपको देखना है इसको। अब ये जो प्रश्न है इसमें एक कीवर्ड आपको देखने को मिल रहा है। कीवर्ड क्या है? दक्षिण एशिया। मतलब बात यहाँ पे हो रही है कि भारत दक्षिण एशिया में किस प्रकार से एक शक्तिशाली राष्ट्र है, उसकी चर्चा यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका उत्तर लिखा जाना चाहिए। अब बात हो रही है कि भौगोलिक दृष्टि से, तो भौगोलिक दृष्टि से जो भारत की अवस्थिति है, यदि हम उसकी बात करें तो भारत भूमि विश्व में एक अनोखी भूमि है, जहां पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों आपस में मिलते हैं। विश्व में कोई भी ऐसी भूमि नहीं है दूसरी जहां पे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का मिलन होता हो। तो एक अनोखी भूमि है। भारत भूमि के बारे में यदि हम बात करें, कुछ पृष्ठभूमि में बात करें, तो आप जानते हैं जो भारत भूमि है विश्व में एकमात्र ऐसी भूमि है जहां पर विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विश्व की सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, विश्व के सभी प्रकार के धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पे मिलते हैं, विश्व की समस्त प्रकार की जो जीव जंतु होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये तो होगी पृष्ठभूमि की बात। अब बात करते हैं सॉरी अब बात करते हैं कि इस प्रश्न में क्या लिखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात हो रही है कि भौगोलिक दृष्टि से, तो जो भौगोलिक दृष्टि है भारत की जो अवस्थिति है कि भारत हिंद महासागर से लगा हुआ है। भारत के एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। यदि हम भारत के पूर्वी भाग में बात करें तो अराकानी योमा की श्रेणियां देखने को मिलती हैं। तो ये किस प्रकार से इसको अलग बनाती हैं इस पर आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न संदर्भ, जैसे सामरिक संदर्भ क्या हो गया, राजनीतिक संदर्भों में हम देखेंगे, आर्थिक संबंधों में हम देखेंगे और साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं सामरिक संदर्भ से कि किस प्रकार से सामरिक संदर्भों में भारत की जो अवस्थिति है ये भारत को अन्य देशों से, अन्य राज्यों से शक्तिशाली बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। तो सबसे पहले यदि आप भारत को देखते हैं तो आपने पृष्ठभूमि जो थी, इस उत्तर की पृष्ठभूमि उसको आपने बता दिया कि भारत अनोखी भूमि है। इस प्रकार से भारत में क्या क्या पाए जाते हैं, जो विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, समस्त प्रकार के लोग, समस्त प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग, समस्त प्रकार के जीव जंतु, समस्त प्रकार के मिट्टियां पाई जाती हैं, ये सारा आपने बता दिया पृष्ठभूमि में। अब आपको क्या करना है, मुख्य भाग में आना है उत्तर के, और उत्तर के मुख्य भाग में सबसे पहले सामरिक संदर्भ पर चर्चा करनी है। सामरिक संदर्भ की यदि हम बात करें तो उत्तर में जो बृहद हिमालय है, उत्तर में जो बृहद हिमालय है ये भारत को बढ़त दिलाता है। कैसे भारत को बढ़त दिलाता है? यदि हम बात करें हिमालय की तो आप देखते होंगे कि उत्तर में जो आपका बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय ऊंची ऊंची चोटियां हैं आपकी, और बृहद हिमालय में ही आपको सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी देखने को मिलती है। तो ये जो दुर्गम चोटियां हैं, दुर्गम जो पहाड़ हैं, इसकी वजह से क्या है कि जो पड़ोसी देश हमारा है चीन, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, वो हम पर बढ़त नहीं बना पाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि चीन के लिए उतना आसान नहीं होता है कि वो हिमालय की चोटियों को पार कर भारत में किसी तरह का अटैक करे। तो जो हिमालय की चोटियां हैं वो भारत को सुरक्षित करती हैं अपने प्रतिद्वंदियों से, चीन से। यदि शायद जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी खुली सीमा है, ऐसी सीमा होती तो आज जो भारत और चीन के बीच विवाद होता, शायद उसका जो अंत था, उसका जो निदान था, वो कुछ अलग होता। लेकिन हिमालय के कारण चीन भी दबाव में रहता है, क्योंकि हिमालय की जो दुर्गम चोटियां हैं, ऊंची चोटियां हैं, इसके कारण किसी प्रकार की जो सैन्य कार्रवाई है वो उतनी आसानी से नहीं हो सकती, उतना सक्षम चीन नहीं है। दूसरी चीजें आपको क्या देखने को मिलती हैं कि थार का मरुस्थल, थार का जो मरुस्थल आपको देखने को मिलता है राजस्थान के क्षेत्र में, यह हमको बढ़त दिलाता है पाकिस्तान पे। कैसे? पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करता रहता है, घुसपैठ का प्रयास करता रहता है। तो जो थार का मरुस्थल है, क्योंकि आप जानते हैं थार का मरुस्थल है तो निश्चित रूप से टेम्परेचर यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा
जो घुसपैठ की गतिविधियां होती हैं वो कब होती हैं? ग्रीष्म काल में होती हैं घुसपैठ की गतिविधियां, जो पाकिस्तान से घुसपैठ होती है। और जो थार का मरुस्थल है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उस दौरान, इससे घुसपैठ की जो गतिविधियां हैं वो रोकता है थार का मरुस्थल। और इस दौरान जो घुसपैठ की गतिविधियां होती हैं ज्यादातर जम्मू कश्मीर राज्य के, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सामने से होती हैं, उस क्षेत्र से होती हैं। तीसरा आपका दुर्गम क्षेत्र देखने को मिलता है अराकान योमा। अराकान योमा कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको म्यांमार का बॉर्डर बनता है। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है वो है आपका अराकान योमा, जिसको हिमालय का विस्तार भी कहा जाता है। अब अराकान योमा है, तो अराकान योमा किस प्रकार से भारत को सामरिक दृष्टि से बढ़त दिलाता है? आप जानते हैं कि म्यांमार से बहुत सारी गतिविधियां भारत में संचालित होती हैं। आप जानते हैं भारत के राज्य जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये सारे राज्य अशांत हैं बहुत लंबे समय तक। यहाँ पे आप लगा था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको हटाने के लिए लगातार समय समय पर मांग उठती रहती है। इसके प्रभावों के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार से इसका दुरुपयोग होता है, इस पर भी चर्चा होती रही है। तो भारत के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, लगातार अशांत बने हुए हैं। पूर्व में थे, आज भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन आज की स्थिति थोड़ा सा अलग है। तो जो अराकान योमा की श्रेणियां हैं, ये भारत को बढ़त दिलाती हैं कि इस दुर्गम क्षेत्र से उस प्रकार की घुसपैठ नहीं हो पाती, उस प्रकार की गतिविधियां नहीं हो पाती, जैसे कि आपको जम्मू कश्मीर रीजन में देखने को मिलता होगा, पंजाब में देखने को मिलता होगा, राजस्थान क्षेत्र में देखने को मिलता होगा। तो अराकान योमा की जो श्रेणियां हैं, कहीं ना कहीं जो उग्रवादी हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, उनको रोकती हैं, उनको प्रतिबंधित करती हैं भारत में प्रवेश से, और इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा यदि घुसपैठ की गतिविधि कहीं पे देखने को मिलती है तो जम्मू कश्मीर रीजन में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि एक लंबी सीमा रेखा लगती है हमारी, राजस्थान पंजाब से होकर लगती है, मैदानी क्षेत्र भी हैं, और इन मैदानी क्षेत्रों से ही जो आयुध होते हैं, जो गोला बारूद होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सीमा को क्रॉस कराए जाते हैं, पार कराए जाते हैं। जब दुर्गम क्षेत्र होता है तो उतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सैन्य बल भी वहां पे ड्यूटी पर होते हैं, तो वो सारी समस्याएं होती हैं। तो जो सामरिक दृश्य यदि हम देखें तो बृहद हिमालय, थार का मरुस्थल, अराकान योमा की जो श्रेणियां हैं वो भारत को इनमें बढ़त दिलाती हैं। दूसरी तरफ यदि हम सागरों में देखें तो अरब सागर का क्षेत्र है, अरब सागर के माध्यम से घुसपैठ हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन नेवी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, फिर इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड देखने को मिलेंगे। तो नेवी और कोस्ट गार्ड के सख्त पहरे के बीच अरब सागर से घुसपैठ नहीं हो सकती। दूसरी बात, हिंद महासागर से घुसपैठ नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है भारत का, भारत की जो अवस्थिति है, चाहे इसके तटीय क्षेत्रों की बात करें, चाहे आप स्थलीय सीमा की बात करें, चाहे आप जल सीमा की बात करें, ये जो जल निकाय हैं ये भारत को सुरक्षित बनाते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो सामरिक संदर्भों में आप इतना लिख सकते हैं। अब दूसरा पहलू इसका आता है राजनीतिक संदर्भ। राजनीतिक संदर्भ में यदि हम बात करें सॉरी राजनीतिक संदर्भ में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वो हमें राजनीतिक संदर्भों में बढ़त दिलाता है। कैसे? कुछ राज्य ऐसे हैं बफर स्टेट, जैसे भूटान हो गया, नेपाल। भूटान के साथ तो हमारे मित्रवत संबंध हैं, लेकिन नेपाल के साथ जो संबंध है कभी कभी उसमें कुछ ना कुछ कमियां, उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन नेपाल फिर भी भारत का विरोध उस अनुपात में नहीं करता, उस तरीके से नहीं कर पाता जैसा कि चीन और पाकिस्तान करते हैं। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो नेपाल है कहीं ना कहीं मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि उसको हिंद महासागर क्षेत्र मिला हुआ है, और यदि उसको व्यापार करना है, कुछ भी आयात निर्यात करना है, तो उसको समुद्री मार्ग की आवश्यकता होगी। वो मिलेगा कहां पे? यदि भारत से मित्रवत संबंध रहेंगे तभी उसको मिल पाएगा, बंगाल की खाड़ी रीजन से। और भारत ने नेपाल का जो भी निर्यात आयात होता है उसके लिए कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से बंगाल की खाड़ी होकर जो भी आपका नेपाल निर्यात करता है वो आपका होता है। तो कहीं ना कहीं चाहे हिंद महासागर क्षेत्र की बात कर लीजिए या बंगाल की खाड़ी की बात कर लीजिए, तो इसको बढ़त दिलाते हैं, अपने जो बफर स्टेट हैं उन पर बढ़त दिलाते हैं कि किस प्रकार से वो मजबूर हैं भारत से मित्रवत संबंधों के लिए।
दूसरी बात यदि हम बात करें हिंद महासागर क्षेत्र की, तो आप जानते हैं प्रमुख व्यापारिक मार्ग है आपका हिंद महासागर क्षेत्र। दक्षिण एशिया का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है हिंद महासागर क्षेत्र। और हिंद महासागर क्षेत्र आप जानते हैं कि कोई भी जो देश होता है 200 समुद्री मील तक उसकी सीमा मानी जाती है। 200 समुद्री मील तक उसके अधिकार होते हैं जहां पे वो शोध कर सकता है, जहां पे वो द्वीप बना सकता है। तो 200 समुद्री मील जो हिंद महासागर का रीजन है, यदि हम जहां से स्टार्ट होता है कन्याकुमारी के बाद से यदि हम देखें तो 200 समुद्री मील तक हमारी सीमा होती है। और इस 200 समुद्री मील के अंतर्गत ही, इसके अंदर ही महत्वपूर्ण जो व्यापारिक मार्ग हैं दक्षिण एशिया के वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अवस्थिति है भारत की, भारत के जो हिंद महासागर का क्षेत्र मिला हुआ है, ये दक्षिण एशिया के अन्य देशों पर बढ़त बनाता है कि भाई प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर हम स्थित हैं और यदि मित्रवत संबंध रहे तो चीजें नॉर्मल रहेंगी। अन्यथा ऐसी स्थिति में जब हमारे संबंध विच्छेद होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन देशों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बढ़त दिलाता है। दूसरी तरफ अरब सागर का क्षेत्र है। अरब सागर का क्षेत्र भी हमें बढ़त दिलाता है। कैसे? यदि अरब सागर का क्षेत्र नहीं होता, मान लीजिए अरब सागर का क्षेत्र नहीं होता भारत के मैप में और यहाँ पे कोई स्थलीय सीमा लगती या कोई देश आ गया होता यहाँ पे, तो भारत के लिए समस्याएं होती। तो भारत को ज्यादा दूरी, मान लीजिए गुजरात कोई चीज भेजनी होती, कहीं से कुछ आयात करना होता या गुजरात से कुछ निर्यात करना होता, तो हमें कहाँ पे आना पड़ता? यदि हम कोलकाता जाते फिर या हम आंध्र प्रदेश होके, मतलब भारत के जो पूर्वी राज्य हैं इनसे होकर गुजरात पहुंचना पड़ता, तो समय भी ज्यादा लगता और एक प्रकार से देखें तो बहन भी, भाड़ा जो किराया होता वो भी ज्यादा लगता, तो अंततः उसकी कॉस्ट बढ़ जाती। लेकिन अरब सागर का क्षेत्र मिलने के कारण क्या है कि हम जो भारत के जो हमारे पश्चिमी राज्य हैं, कुछ भी निर्यात करना होता है आसानी से अरब सागर के क्षेत्र से हम कर सकते हैं। और शायद यदि अरब सागर का क्षेत्र नहीं होता तो यहाँ पे पाकिस्तान को बढ़त मिलती, क्योंकि पाकिस्तान का क्षेत्र जो है वो अरब सागर से लगता है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है चर्चा में रहा है। तो ये सारी चीजें आपने देखी हैं। तो अरब सागर का क्षेत्र भी हमें बढ़त दिलाता है। बंगाल की खाड़ी की बात हमने पूर्व में कर लिया कि किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी हमें अपने बफर स्टेट जो नेपाल और भूटान है उन पर बढ़त दिलाती है। अब आगे की बात करते हैं। आगे सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक संदर्भ। आज आप जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 7वां है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान रखता है चीन के बाद। तो यदि हम देखें तो भारत आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें, आर्थिक संदर्भों में यदि हम देखें तो भारत देश जो है वो कहीं ना कहीं, जो भारत की जनसंख्या है, जो भारत का क्षेत्रफल है, वो भारत को एक बेहतर स्थिति में लाता है दक्षिण एशिया के देशों में। कैसे? आजकल जो संबंध है दो देशों के बीच, जो संबंध है, जो द्विपक्षीय संबंध है, कहीं ना कहीं उसका अंततः जो जुड़ाव होता है, अंततः जो संबंधों में मेन जो संबंध होता है वो कहीं ना कहीं आर्थिक आधारों पे होता है। मतलब आजकल द्विपक्षीय संबंधों का निर्धारण आर्थिक आधारों पर किया जा रहा है। और भारत क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या में हम दूसरे स्थान पे हैं, तो इसके कारण विश्व के समझ देश, दक्षिण एशिया के साथ साथ विश्व के भी समझ देश भारत से व्यापार करना चाहते हैं, भारत से मित्रवत संबंध चाहते हैं, क्योंकि यदि मित्रवत संबंध रहेंगे तभी हम भारत से व्यापार कर सकते हैं। तो दबाव की स्थिति में होते हैं। उदाहरण के लिए चीन को देख लीजिए, इतना तनाव होने के बाद भी चीन कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि चीन के लिए भारत पड़ोस में है, साथ साथ एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसके कारण चीन की बहुत सारी कंपनियां, प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां चीन में कार्यरत हैं। और भारत से मित्र संबंध ना होने की स्थिति में चीन को इसका नुकसान हो सकता है, नुकसान होगा। तो इस कारण क्या होता है कि चीन भी भारत के साथ मित्रवत संबंध मजबूरी में चाहता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बढ़त दिलाते हैं। दूसरी बात, जनसंख्या क्षेत्रफल की हमने बात कर लिया। और जो हमारी अवस्थिति है वो भी बहुत ही बेहतर ढंग से यदि हम देखें, बेहतर ढंग से यदि हम कहें तो वो हमें बढ़त दिलाती है। कैसे? अवस्थिति कैसे बढ़त दिलाती है? जो हमारी अवस्थिति है यदि हम देखें, कोई भी व्यापार करना होता है तो क्या जरूरी है? समुद्री मार्ग जरूरी है, जल मार्ग जरूरी है। और हमारे दोनों किनारे पे, चाहे हम पूर्वी तट की बात करें चाहे हम पश्चिमी तट की बात करें, दोनों किनारे पर हमें सागर देखने को मिलते हैं। मतलब भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरफ से सागर देखने को मिलते हैं। और जब सागर है तो निश्चित रूप से व्यापार आसान होगा, क्योंकि व्यापार, विश्व का ज्यादातर व्यापार जो है वो जल मार्ग से होता है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और सुलभ भी पड़ता है। तो जो हमारी अवस्थिति है वह भी हमारे, यदि हम आर्थिक संदर्भों में देखें, व्यापार के, ट्रेड के संबंधों में देखें, संदर्भों में देखें, तो भी हमें बढ़त दिलाती है। ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिनको आप अपने उत्तर में समाहित कर सकते थे। इसके बाद सांस्कृतिक संदर्भों की यदि हम बात करें
तो सांस्कृतिक संदर्भों के बारे में भी लिखा जा सकता था कि भारत की ऐसी अवस्थिति है कि भारत के, यदि हम बात करें उत्तर पूर्व में, आपको देखने को मिलेगा तिब्बत जो देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म, तिब्बत से बौद्ध धर्म जुड़ता है और बहुत सारे, भारत में बहुत सारी संख्या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की है और लगातार बढ़ रही है। तो बौद्ध धर्म के जुड़ाव के कारण, बौद्ध धर्म के कारण भारत का संबंध तिब्बत और भूटान से मित्रवत बना हुआ है। दक्षिण एशिया के कुछ देश हैं जहां पे बौद्ध धर्म का बोलबाला है, बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक लोग हैं, उनसे हमारे संबंध बेहतर बने हुए हैं। इस्लाम धर्म की यदि हम बात करें तो भारत में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या हिंदू धर्म के बाद दूसरी है। तो इस्लाम धर्म के मानने वाले भी लोग हैं, इसकी संस्कृति है। बांग्लादेश जुड़ता है जो इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है। तो ये सारे देश हैं जो भौगोलिक संदर्भों में भारत से लगे हुए हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि लोगों का आदान प्रदान होता है, लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है और इससे भी संबंधों में मधुरता आती है, संबंध बेहतर बने हुए होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें क्रिश्चियन ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी भारत में देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो आधार है, सांस्कृतिक आधार पर भी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो बढ़त दिलाती है। शायद यदि भारत तिब्बत के सीमा ना बनाता होता, तिब्बत के समीप ना होता, तो शायद भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी इतने नहीं होते, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग इतने नहीं होते। और शायद यदि भारत बांग्लादेश से नहीं लगा होता, पाकिस्तान से नहीं लगा होता, कहीं अन्य कॉन्टिनेंट में होता, तो शायद आज इस्लाम धर्म के जो लोगों की संख्या है वो इतनी नहीं होती जितनी मौजूदा समय में है। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आयाम जो है वो भी हमें बढ़त दिलाते हैं। तो इसी पे आधारित आपको अपने उत्तर को लिखना था और आप सब में से बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है। तो इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन एक उत्तर लिखना रहेगा, एक प्रश्न दिया जाएगा और उसका उत्तर लिखना रहेगा। उत्तर लिखने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए ये समझ में आ गया होगा। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आवाज में यदि कोई समस्या है तो उसके लिए माफ करिएगा। धन्यवाद।